हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर है और थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इनको सॉल्व तो करना ही है भाई। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होने देना है, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों के मैसेजेस देख रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। खूब सारा आप लोगों ने प्यार बरसाया, अच्छा लगा। दूसरी चीज भाई, डिमांड आई है तो उसको किसी भी तरह से इग्नोर तो किया नहीं जा सकता। और डिमांड ये आई है कि एक तो सर हमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं साहब, अभी थोड़ी देर में ही, है ना। शुरुआत ही वहीं से करेंगे। एक सिलिकेट की डिमांड आई है कि सिलिकेट के बारे में बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक सज्जन पूछ रहे थे कि सिलिकेट सर ने कहां पढ़ाया है, कोई बताएगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रयास बैच के हैं तो ये मैंने पी ब्लॉक में पढ़ाया है, और अगर आप लक्ष्य बैच के हैं तो भाई आपको नहीं मिलेगा सिलिकेट। उसका रीजन है कि आप लोग ये सिलिकेट उसमें पढ़ के आते हो, या तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आते हो या फिर पी ब्लॉक में पढ़ के आते हो कार्बन फैमिली में। ओके, तो लक्ष्य बैच वालों को तो ये नहीं मिलेगा जिन्होंने मुझसे लक्ष्य बैच में पढ़ा है, क्योंकि लक्ष्य बैच में क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली पढ़ाई नहीं जाती, वहां तो सीधे नाइट्रोजन फैमिली से शुरुआत होती है और केमिकल बॉन्डिंग भी नहीं बताई जाती। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने लक्ष्य बैच की जब शुरुआत की थी तो ये ध्यान रखा था कि इसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे जो मुझसे पढ़े हुए भी हैं और जो मुझसे नहीं भी पढ़े हुए हैं। तो याद करिए, मैंने शुरुआत में बेटा लक्ष्य बैच में शुरुआत में मैंने रिवीजन करवाया था। तो ऐसा मुझे अच्छे से याद है कि मैंने रिवीजन के टाइम मैंने पूरा का पूरा सिलिकेट वहां पे एक्सप्लेन किया था। खैर, नीड नॉट टू वरी, दोबारा से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हार्डली 2-5 मिनट लगेंगे, कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आइए छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर लें। दो एक जो डिमांड आई है, पहला आया है कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। एक बच्चे ने तो बहुत ईमानदारी से बता दिया कि मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल सब पढ़ा ही नहीं है, क्या होता है हमें नहीं पता, आप बता दो। तो आओ भाई बता देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, मतलब ऐसे समझिए कि ऑक्टेट रूल आया था ना, थ्योरी आई थी। तो ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था? ऑक्टेट रूल ने कहा था कि जो भी बॉन्डिंग के बाद मॉलिक्यूल बनकर के तैयार होगा, अगर उसका ऑक्टेट पूरा है तो वो उसको इस नेचर में एग्जिस्ट करने का अधिकार है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर ऑक्टेट थ्योरी के क्या हुए, ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शन सामने आए, जैसे हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट और इसी तरह से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होता है, पहले तो बहुत ही शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जैसे ये एनओ है, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल की बात हो रही है सर, 7 हैं। ऑक्सीजन में कितने हैं, 8 हैं। तो 8 और 7 कितने हो गए, सब 15 हो गए। तो भाई जब ये पेयर्ड होना शुरू होंगे, तो जो भी पेयर्ड होना शुरू होंगे तो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड रह जाएगा। आई रिपीट, एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या रह जाएगा बेटा, अनपेयर्ड रह जाएगा। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अच्छा, ये कोई अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, जैसे NO2 हो गया, है ना, O2 माइनस हो गया, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, है ना। जैसे अपना ClO2 हो गया, ClO3 हो गया, CH3 हो गया, CF3 हो गया, है ना, H2 प्लस हो गया, Na2 प्लस हो गया। तो कोई लिमिट नहीं है, He2 प्लस हो गया या H2 प्लस हो गया, He2 प्लस हो गया, ठीक है ना। कोई लिमिट नहीं है बेटा, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। और इन सब में आप अगर चेक करेंगे तो आपको एक ना एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल देखने को, ऑड इलेक्ट्रॉन सॉरी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी कि पेयर्ड करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचे, नंबर 1। अब बात आती है नंबर सेकंड, दूसरा क्या आता है भाई कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। पहली बात तो कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में होता क्या है, कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने का नेचर होता है। अब आप बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है? देखिए, नॉर्मली कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसके बीच में एक बॉन्ड
कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है सर? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो भाई ये नॉर्मल बॉन्ड होता है। लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है कि 2 एटम के बीच या तो जो बॉन्ड बना है वो 1 इलेक्ट्रॉन से बने, या फिर जो बॉन्ड बना है वो 3 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने। करेक्ट? तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाते हैं। भाई नॉर्मली कितने से मिलके बना है? 2 से। लेकिन यहां ये कितनों से मिलके बना है? या तो 1 से मिलके बना है या 3 से मिलके बना है। तो इसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, यूजुअली देखा गया है कि जो सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है वो सिग्मा जैसा बिहेव करता है, यानी कि उसमें सिग्मा कैरेक्टर होते हैं। और ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? पाई की तरह बिहेव करता है। ये भी हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर की एक समस्या आती है। ये तो क्या हो गए भाई? बॉन्ड हो गए, है ना। दूसरी समस्या क्या आती है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर की समस्या आती है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखने का क्या तरीका है वो भी समझिए। भाई किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच मान लो एक नॉर्मल बॉन्ड है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलोगे? 1। अगर मान लो जस्ट ए सेकेंड, कितना बोलोगे? 1। अगर मान लो ये कंडीशन कैसी है? ऐसी है, तो कितना बोलोगे? 2। अगर ये कंडीशन कैसी है बेटा? ऐसी है, तो कितना बोलोगे? 3। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर ये कंडीशन ऐसी है या ऐसी है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलेंगे बेटा? 0.5। क्या कहना चाहते हो सर? समझ में नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉर्मल बॉन्ड के लिए, एक बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 0.5 होता है। अब भले चाहे वो सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो या ट्रिपल ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो। सर एक बात बोलूं? हाँ सर, एक एग्जाम्पल दे देते ना तो मजा आ जाता। आओ बेटा एग्जाम्पल लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एनो है। ओके, अब एनो में क्या होता है बेटा? 2 तो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं और एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही है? 2 तो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं और एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल का अगर आपसे बोल दिया जाए कि बॉन्ड ऑर्डर बताइए कितना होता है, तो भाई 2 नॉर्मल बॉन्ड है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आंसर 2.5। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल O2 माइनस ले लीजिए। तो O2 माइनस की अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा? 1.5 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी अपन को ये यहां तक ये चीज भी क्लियर हो गई। सर एक बात बोलूं? हाँ सर। सर एक और प्रॉब्लम है सर। क्या? इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, किसमें नहीं होता है सर? हमें कैसे पता चलेगा? आइए जरा ध्यान से देखिए। कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, जैसे NO, O2 माइनस, ClO2। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। बात समझ में आ गई? सर बस यही मॉलिक्यूल है? नहीं बेटा, मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन हमारे सिलेबस में जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। बस इतना पढ़ के चले जाओ, बहुत है। तो इन 3 में आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट। बात समझ में आ गई? लेकिन इन्हीं के अगर भाई बंद देखें, जैसे NO है, NO2 देखें, ClO2 है तो इसको ClO3 देखें, और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, CH3 होता है, CF3, कोई लिमिट नहीं है। फिर कह रहा हूं इनमें क्या होता है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये मैंने आपका एक और क्वेश्चन तैयार करा दिया। आइए थोड़ा सा वापस से देखें। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन होते हैं? ये होते हैं। इनमें बॉन्ड कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ओके,
अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? ऐसे निकाला जाता है, ये उसका एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद किन किन में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, किन में नहीं होता है, मैंने मेन मेन एग्जाम्पल बता दिए हैं। अदरवाइज होने में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में रेगुलर पूछे जाते हैं, जो आते हैं, वो ये हैं, वो मैंने बता दिए हैं, है ना। बाकी अगर आपको और डिटेल स्टडी करनी है तो आपको बेटा प्रयास बैच का क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला वो एक लेक्चर जो मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पे दिया है, वो आपको देखना पड़ेगा अगर और ज्यादा डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो, ठीक है ना। तो उसमें सब कुछ बताया हुआ है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया भाई सभी को। अब बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। मेरे सामने दो मॉलिक्यूल हैं, एक है CF3 और एक है CH3, दोनों में ही ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? काउंट करके देख लो, कार्बन में 6, फ्लोरीन में 9, तो आप काउंट करके देख लो, उधर कार्बन में 6 और क्या कहते हैं हाइड्रोजन में 1, तो आप काउंट करके देख लीजिए ये कितने हो गए 33 और ये कितने हो गए बेटा 9, तो दोनों ही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। हाँ सर, दोनों ही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय क्या है ना, एक बहुत घटिया कंसेप्ट बोल दिया जाता है कई बार। देखो बच्चों, जैसे कि नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट होता है ना, हाँ, वैसे ही इसमें सिग्मा प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। गलत। ऑड इलेक्ट्रॉन कभी काउंट हो भी सकता है और कभी काउंट नहीं भी हो सकता है। कैसे सर? आइए बताता हूं कैसे। ये कार्बन है और ये इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। ओके, और ये कार्बन है और ये इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या? यहां पे सराउंडिंग एटम अगर ईएन की बात की जाए तो फ्लोरीन की ईएन कार्बन से ज्यादा है, और यहां पर अगर ईएन की बात की जाए तो कार्बन की ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा है। कहने का मतलब है यहां पे सराउंडिंग एटम की ईएन ज्यादा है और यहां पे सेंट्रल एटम की ईएन ज्यादा है, दोनों में बहुत अंतर है। तो इसको कैसे डील करेंगे, आइए वो भी देखे लेते हैं। जब सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। आई रिपीट, सेंट्रल एटम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिटल है नेगेटिव चार्ज है, यहां पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। हाँ या ना? हाँ है। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन होगा। हाँ होगा। अट्रैक्शन होने से एनर्जी में कमी आएगी। हाँ आएगी। तो ये जो ऑर्बिटल है इनके साथ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो 3 सिग्मा ये दिखाई दे रहे हैं और एक ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 सिग्मा प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो गया sp3 ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया sp3। अब यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भैया यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, यहां पहले से ही नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है। हाँ बैठा हुआ है। तो यहां पे जब पहले से ही नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे सर? रिपल्शन देंगे। रिपल्शन एनर्जी को बढ़ा देगा, एनर्जी को बढ़ा देगा, तो ये हाई एनर्जी होने की वजह से इनके साथ मिक्स होना पसंद नहीं करेगा। भाई इसने तो अपनी एनर्जी कम करके इनके बराबर ले आया और इनके साथ बॉन्ड बना, इनके साथ हाइब्रिडाइज हो गया। ये अपनी टशन में बैठे हुए हैं साहब, नहीं हम इनके साथ मिक्स नहीं होंगे। तो यहां पे केवल 3 सिग्मा काउंट होंगे और कोई ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, हाइब्रिडाइजेशन ओनली sp2 होगा। तो मुद्दे की बात यह है कि कब ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा और कब नहीं होगा, यह डिपेंड करेगा सराउंडिंग एटम
और सेंट्रल एटम की ईएन के रिलेशन पर। अगर सराउंडिंग एटम का ईएन ज्यादा है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो मेरे हिसाब से आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा, क्या कि अगर आप इसकी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, मैंने इसको कम से कम 1 या 2 लेक्चर में बताया था। यहां तो शायद मैंने कितने 10-1 मिनट में खत्म कर दिया। वहां मैंने पूरा इसको 1 से 2 लेक्चर में पूरा खत्म किया था। शायद 2 लेक्चर लगे थे मुझे इसको पूरा एक्सप्लेन करने में टोटल। तो भाई अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हैं एक एक मॉलिक्यूल के बारे में, तो प्लीज लेक्चर को देखिए, उसमें से फायदा होगा। यहां तो बेटा क्वेश्चन ही बता पाऊंगा और इतना थ्योरी बस बता दी है, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट आता है सिलिकेट के बारे में। देखिए सिलिकेट की जो मेन यूनिट होती है वो SiO4-4 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, सब इसी से मिलकर के बने हैं। अच्छा, सिलिकेट जो है इनके बहुत सारे टाइप हैं। आई रिपीट, सिलिकेट जो बने हैं इनके बहुत सारे क्या है बेटा, टाइप हैं। नंबर 1 ऑर्थो सिलिकेट, नंबर 2 पायरो सिलिकेट, नंबर 3 मेटा सिलिकेट। मेटा 2 टाइप का होता है बेटा, एक होता है साइक्लिक और एक होता है चेन। चेन भी 2 टाइप का होता है, एक होती है सिंगल और एक होती है बेटा डबल। ओके, देन उसके बाद नंबर 4 2D एंड नंबर 5 3D। नंबर 5 3D। ये बात समझ में आ गई। ऑर्थोसिलिकेट जो है बेटा, उनको हम किस नाम से जानते हैं? नेजो। पायरो को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? सोरो या डाइसिलिकेट। दोनों नाम पॉसिबल हैं। मेटा के 2 फॉर्म है, वन इज साइक्लिक अनदर इज चेन। साइक्लिक साइक्लिक ही आता है, चेन को हम बोलते हैं आइनो। 2 टाइप का होता है, सिंगल और डबल। ये होता है बेटा पायरोक्सिन और ये होता है एम्फीबॉल। देन इसके बाद आता है फाइलो या शीट सिलिकेट भी कहते हैं, क्योंकि लेयर की फॉर्म में बना हुआ होता है। और देन इसके बाद आता है बेटा 3D यानी कि टेक्टोसिलिकेट। तो ये इनके अल्टरनेटिव नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे एडवांस के, जिनमें आपने देखा था एम्फीबॉल नाम से क्वेश्चन आया हुआ है। अब बच्चा वहां पे डबल चेन सिलिकेट ढूंढता रहेगा, मजे की बात उसके सामने नाम क्या पड़ा हुआ है? एम्फीबॉल। तो आपको ये अल्टरनेटिव नेम्स पता होने चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात, बहुत से बच्चों को लगता है कि यार ये नाम है, याद करने पड़ेंगे, ये वो फलाना ढिमाका। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करो, ये मैंने पूरा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें तो मुझे अच्छे से याद है, मुझे 2 से 2.5 लेक्चर के करीब लगे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मैं फिर भी आपको एक शॉर्ट बताए देता हूं, शॉर्ट में बताए देता हूं बेटा। ऑर्थो पायरो मेटा, थोड़ा सा गौर करो, समझ में आएगा बेटा। ये सारे नाम कहां से आए? ये सब ऑक्सी एसिड से आए। अगर आप किसी को बोलते हैं ऑर्थोसिलिसिक एसिड, क्या बोलते हैं? ऑर्थोसिलिसिक एसिड, यानी कि H4SiO4, करेक्ट। तो इसका ऑर्थोसिलिकेट कौन होगा माय डियर? इसका ऑर्थोसिलिकेट होगा SiO4-4 एनायन या सॉल्ट। समझ में आया? याद करो, ऑक्सी एसिड जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जहां जहां इक होता है उसके एनायन या सॉल्ट के साथ एट लगा दिया जाता है। इक किस में बदल जाता है बेटा? एट में बदल दिया जाता है। इसी तरह से अस किस में बदल दिया जाता है? आइट में बदल दिया जाता है। कुछ याद आया? तो लाला H4SiO4 ऑर्थोसिलिसिक एसिड है, ये उसका एनायन है, इसका नाम पड़ गया ऑर्थोसिलिकेट। इसी तरह से पायरोसिलिसिक एसिड है, नाम पड़ गया पायरोसिलिकेट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल H6Si2O7, ये पायरोसिलिक एसिड है, इसका पायरोसिलिकेट कौन हो गया, ये हो गया। तो सर फाइनली क्या कहना चाहते हो, फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऑक्सी एसिड आते हैं, अब ये मत कहना ये भी नहीं पढ़ा है, अगर आपको, मजाक कर रहा हूं, हाँ, अगर आपको ऑक्सी एसिड आते हैं तो आप ऑक्सी एसिड के बेसिस पे ये नाम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद वो लोग करेंगे जिनको ऑक्सी एसिड की एबीसीडी नहीं पता है। तो ऑर्थोसिलिकेट कैसे बना, पायरोसिलिकेट कैसे बना, ये मैंने बहुत ही डिटेल में वहां पे विद रिएक्शन के साथ मैंने वहां पर बताया हुआ है कि देखो ऑर्थो कैसे बना, पायरो कैसे बना। याद करो मेटा भी बनता है, क्या बनता है, मेटा भी बनता है, याद करो ये वही मेटा है। और याद करो बेटा कि मेटा हमेशा पॉलीमर में देखने को मिलता है, ये देख लो ये पॉलीमर है इसके। तो जिस बच्चे को अगर ऑक्सी एसिड पता है तो वो तुरंत समझ जाएगा कि सिलिकेट और कुछ नहीं है, सिर्फ ऑक्सी एसिड के सॉल्ट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। क्या है, ऑक्सी एसिड के सॉल्ट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अब इन सबके कितने हो गए सर, ये तो 5 ही, आपने तो 7 बोले थे। नहीं बेटा, इनको 7 ही पढ़ना है। कैसे, 1 2 1 2, अब इधर चले जाओ, 3 4 5, अब इधर आ जाओ, 6 7। अब आप बोलेंगे वो तो सब सही है, अब इसके बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कल बताया था ना, बस वही सब ध्यान रखना है। इनकी यूनिट आनी चाहिए आपको, ऑर्थोसिलिकेट की यूनिट क्या होती है, पायरो की क्या होती है, साइक्लिक की क्या होती है, चेन, 2D 3D, इन सब की यूनिट क्या होती है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या पता होना चाहिए, रेशो पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला मैंने जो बताया था यूनिट मैपिंग का, SiO4 -4 प्लस x और नीचे -x/2, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उससे आप क्या कहते हैं, यूनिट निकाल सकते हो, उससे आप रेशो निकाल सकते हो, ठीक है ना, दोनों चीजें उससे हो सकती हैं। और एक x की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 0 1 2 टू 2.4, 0 1 2 टू 2.5 3 4, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये x क्या है, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन एटम, दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप सिलिकेट को भी अच्छे से समझ सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपके सबसे ज्यादा जो डिमांड आई थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैसेज बॉक्स में देखा था, वो डिमांड यहीं से आई थी कि सर सिलिकेट्स बता दीजिए, सर क्या कहते हैं हमें ये बता दीजिए। तो कुल मिलाकर के मैंने सिलिकेट्स और इलेक्ट्रॉन अच्छे से आपको बता दिए हैं। फिर कहूंगा अगर डिटेल स्टडी करनी है तो वो 2-1 लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, उनमें से देखिए, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। तो उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने, कितनी देर हो गई, 23 मिनट, ये पढ़ी हुई चीज दोबारा से सुनी तसल्ली के साथ। अब आइए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। और लास्ट टर्न पे मैंने क्वेश्चन दिए थे, कुछ बच्चे कह रहे थे सर सारे क्वेश्चन बन गए, सिलिकेट के बस नहीं बन पाए। तो मेरे हिसाब से अब बन गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बना लोगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस में प्रॉब्लम है, चिंता मत करो, हाइड्रोलाइसिस के बहुत सारे क्वेश्चन लाए हूं, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, कल भी कहा था। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। The number of following molecule do not hydrolyze at room temperature. हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो आइए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं। कार्बन फैमिली में CCl4 रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज नहीं होता, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो बता रहा हूं। इनके बाहर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना। कार्बन फैमिली में ध्यान रखना बेटा, CCl4 है जो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज नहीं होता। नाइट्रोजन फैमिली में लाला NF3 याद रखना, जो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज नहीं होता। और इसी तरीके से ऑक्सीजन फैमिली में ध्यान रखना बेटा, SF6, जो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो ये RBC है, बोले तो रैंक बूस्टर कंसेप्ट, जो आपको काफी या रैंक बचाओ कंसेप्ट, ठीक है ना।
तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, वैसे मेरे लक्ष्य और प्रयास वाले बच्चे इसको रैंक बचाओ चचा बोलते थे। ठीक है ना, कि रैंक बचाओ चचा, आरबीसी की फुल फॉर्म उन्होंने यही निकाली थी, फनी थी। खैर, तो ये रैंक बूस्टर कंसेप्ट है, यानी कि ध्यान रखना है आपको कि ये जो है नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोलाइज नहीं होते। अच्छा, इनकी वजह, इनको छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा कोई भी ले आओ, आई रिपीट, इनके अलावा कोई भी ले आओ, सब आराम से हाइड्रोलाइज होते हैं। तो आइए देख लीजिए, CCl4, हाँ सर मिल गया, इसमें है, लिस्ट में है। SF6, हाँ सर लिस्ट में है, मिल गया। NF3, हाँ सर ये भी लिस्ट में है, मिल गया। तो फिर बचे कौन सर? दो। तो ये दो है जो हाइड्रोलाइज होते हैं और ये तीन है जो हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो आंसर इसका क्या हो गया बेटा? बॉम्बे। कोई दिक्कत? चलिए, अरे यार नीचे आंसर दिया हुआ था, ओहो, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट में इनके आंसर छुपा दूं, शायद और भी दिए होंगे। हाँ यार, ये दिए हुए हैं, कुछ कुछ के आंसर दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये आंसर हटा देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अरे यार, बहुत सारों के आंसर दिए हुए हैं भाई। जस्ट अ सेकेंड। और यस, इसके आगे तो नहीं है। चलिए, हाँ ये भी दिया हुआ है आंसर, एक ये भी हटा दिया। तो वापस से आंसर शुरू, को भी हटाओ, इनको भी हटाओ, हटाओ 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 हटाओ। और अब नहीं है, यस अब नहीं है। चलो ठीक है साहब, चलिए आइए शुरू करते हैं। सारे आंसर मैंने छुपा दिए हैं, अब आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? बी ऑप्शन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आइए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनमें क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, on hydrolysis SeF6 and TeF6 4 water molecule are consumed। अब भाई जिसने सॉल्ट एनालिसिस अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझी होंगी, उसके लिए तो ये ऐसे है, ऐसे। ठीक है, ऐसे खत्म करेगा वो तो, ऐसे। ठीक है, चलिए आइए देखे लेते हैं। SeF6 है और TeF6 है, और ये पूछ रहा है कि इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। ये अपना SeF6 है, हाँ है। यह HOH है, मतलब वाटर है, हाँ है। यहां पे चार्ज कितना है? सब +6 है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर +6 है तो यहां पे 6 वाटर आएंगे। क्यों सर? अरे मेरे भाई, ये H+ है और ये OH- है, तो +6 पे +6 पे -6 अटैक करेंगे ना, तो ये OH- इस पे अटैक करेंगे, क्या बन जाएगा बेटा? SeOH होल 6 बन जाएगा। सर हमने ऐसा तो कोई एसिड देखा ही नहीं जो आप बना रहे हो, ऐसा तो हमने कोई कंपाउंड पढ़ा ही नहीं। मैं कब कह रहा हूं बेटा ऐसा कंपाउंड होता है, अभी आगे देखते जाओ क्या होता है। ठीक है, और यहां पे क्या बनेगा? 6HF बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 6HF बनेगा। अब यहां पे क्या करिए, 2 वाटर निकाल दीजिए। कितने वाटर निकाल दीजिए? 2 वाटर निकाल दीजिए। 2 वाटर निकालते ही यहां पे क्या बनेगा? H2SeO4 बनेगा। हां सर, ये तो हमने देखा है सर, ये एसिड तो हमने देखा है। तो मगर सर एक प्रॉब्लम है सर। क्या? कभी कहीं से किसी रिएक्शन में 2 वाटर निकल जाते हैं, किसी रिएक्शन में 3 वाटर निकल जाते हैं, किसी रिएक्शन में 1 वाटर निकल जाता है, और हमें तो यह भी नहीं पता कि आपने यहां से वाटर निकाला क्यों। अब ऐसी रिएक्शन को सर हम रटे नहीं तो क्या करें? तो बेटा ये प्रॉब्लम तुम्हारे कंसेप्ट की है। क्या मतलब सर? इसमें क्या कंसेप्ट हो सकता है सर? ये तो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है सर, इसमें क्या कंसेप्ट हो सकता है?
आओ मैं तुम्हें बताऊं इसमें क्या कंसेप्ट है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट छुपा हुआ है, तुम खुद कहोगे कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है। क्या? आइए, SeOH होल 6, हाँ इसका तुरंत हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। सेलेनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ रहा है। ओके, कितने डी ऑर्बिटल आ रहे हैं सर? 2 डी ऑर्बिटल आ रहे हैं। जितने डी ऑर्बिटल आ रहे हैं उतने वाटर हटा दीजिए। उतने वाटर हटा दें? हाँ, जितने डी ऑर्बिटल आ रहे हैं उतने वाटर हटा दीजिए। ठीक है सर, हटाए देते हैं, ये कंपाउंड बच जाएगा। सर ये सब पे अप्लाई होगा? हाँ ये सब पे अप्लाई होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन सर एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलो। सर एक तरह से देखा जाए सर, देखो है तो ट्रिकी ना, कि जितने डी ऑर्बिटल आए उतने वाटर हटा दीजिए। है तो एक तरह की ये ट्रिकी तो है सर। नहीं बेटा, ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है। क्या बात कर रहे हो सर, इसमें क्या कंसेप्ट हो सकता है सर? अरे भाई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, क्या एंगल कम नहीं होते जाते हैं? हाँ सर, एंगल तो कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम जैसे जैसे डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंगल्स में तेजी से कमी आती है। एंगल में तेजी से कमी आती है। अब जैसे ही आप एक डी लाओगे sp3d, तुरंत 90 वाला एंगल प्रकट हो जाएगा। जैसे ही आप sp3d2 लाओगे तो 120 वाले सारे खत्म हो जाएंगे। 90 90 90 90 आसपास वाले जितने भी है सब 90 90 हो जाएंगे। जैसे ही आप sp3d3 लाओगे, एंगल और तेजी से कम हो जाएंगे, 72 रह जाएंगे। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। तो सर उससे क्या होगा? जब OH OH मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो तुमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी कि OH OH आपस में ही बॉन्ड बना बना के H2O बन करके निकलना चालू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के होता क्या है, जितने डी ऑर्बिटल आते हैं उतने डी ऑर्बिटल, जितने डी ऑर्बिटल आए उतने वाटर मॉलिक्यूल उड़ा दो। अच्छा, तो कितने यूज किए थे सर? 6 यूज किए थे। यहां पे तुम्हें वापस कितने मिले सर? 2 वापस मिल गए। तो भाई कितने रह गए? अच्छा 4 रह गए। हाँ 4 रह गए। तो सर ऐसी बात है, तो एक काम करो सर, ये SeF6 दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। सर इसको 6 के बजाय 4 मॉलिक्यूल से बैलेंस करके दिखाओ सर, तो मैं जानू। आओ बैलेंस कर देता हूं। H2SeO4 प्लस 6HF, चेक कर लो लाला, बैलेंस हो रहा है। कितने फ्लोरीन? 6। कितने हाइड्रोजन? टोटल 8। यहां पे कितने? 2। वहां पे कितने? 6। कितने ऑक्सीजन? सर 4। सब कुछ बैलेंस हो रहा है यार। तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर आपसे कोई पूछे कि एक मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करने में कितने वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए, तो बता देना सर 4 कंज्यूम हुए। सामने वाला इनको रट के भी जाएगा ना तो भी भूल जाएगा। कितने दिन याद रखेगा? कितने दिन याद रखेगा? लेकिन आज मैंने तुम्हें हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म बता दी और तुम्हें सबसे भयानक वाली शानदार टेक्निक बता दी। अपने यार दोस्तों से पूछना, उनकी सिर्फ एक ही तकलीफ है, वो कहते हैं ये दुख खत्म ही नहीं होता। क्या? कहीं पे 1 वाटर यूज हो जाता है, कहीं पे 2 यूज हो जाते हैं, कहीं पे 2 निकल जाते हैं, कहीं पे 3 वाटर निकल जाते हैं। समझ में ही नहीं आता कब कितने वाटर लगाऊं कितने हटाऊं, समझ में ही नहीं आता। अब उनको बता देना भाई इसके पीछे ये सारी गणित है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने वाटर लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है? और अगर उसमें डी का इन्वॉल्वमेंट है बनने वाले प्रोडक्ट में तो उतने वाटर हटाऊंगा। बेचारा बच्चा तकलीफ में क्यों आता है? तकलीफ में वो यूं आता है कि उसको लगता है कि जितना यहां पे पॉजिटिव चार्ज है उतने वाटर मॉलिक्यूल लगाने थे, लेकिन यहां तो 6 है, लग कितने रहे? 4। तो वो बोलता है कि यार समझ में ही नहीं आता कब 4 लगाने हैं कब 6 लगाने हैं। रीजन, उसको ये मैकेनिज्म पता ही नहीं है। जिसको ये मैकेनिज्म पता है
उसको यह भी पता होगा कि यहां पे 6 के साथ 4 ही क्यों आ रहे हैं। अंतर समझ में आया? हाँ, वो बेचारे बच्चे मैंने अक्सर देखा है परेशान होते हुए ऑफलाइन में, मतलब बच्चा सामने होता है वो बिल्कुल साफ बोलता है, सब पता ही नहीं चलता। कोई कहता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने वाटर लगाने थे, तो सर यहां पे फिर 6 लगाने थे, 4 काहे को लगाए? तो भाई उसको मैकेनिज्म पता नहीं है इसलिए लगाए। अगर मैकेनिज्म पता होती तो वो ये बात पूछेगा ही नहीं। और तुम भी इस समय एग्री कर रहे होगे, हाँ यार बात तो सही है, हम भी यहीं पे आकर के उलझ जाते थे कि कब 6 लगाएं, कब 4 लगाएं, कब 2 लगाएं, कब 1 लगाएं, कब कितने हटाएं कितने ना हटाएं। तो मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेलेनियम जो है उसके लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट TeF6? TeF6 में क्या हो रहा है? TeF6 में ये हो रहा है बेटा कि वो भी सेम ऐसी ही रिएक्शन दे रहा है। TeF6 वो भी सेम ऐसी ही रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है? TeOH6 और क्या बना रहा है? 6HF। अब यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है? sp3d2 है, लेकिन अब यहां पे क्या है? जस्ट ए सेकेंड। अब यहां पे एक तकलीफ ये है कि भाई अगर सेलेनियम का साइज आपसे पूछे तो वो ऐसा है, और अगर आपसे कोई टेलुरियम का साइज पूछे तो वो कैसा है? ऐसा है। अब यहां पे अगर 6 OH जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ओके, और वहीं पे इसकी बात करें, किसकी? इसकी बात करें, तो यहां पे भी 6 OH जुड़े हुए हैं, कैसे? ऐसे। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत शानदार कंसेप्ट है। ये टेलुरियम है और ये सेलेनियम है। तो यहां पे जो डिस्टेंस है कोई भी बता देगा, ये डिस्टेंस क्या है? D1 है। और यहां पे जो डिस्टेंस है ये क्या है? डिस्टेंस D2 है। तो भाई D1 और D2 के बीच अगर रिलेशन देखूं तो वो ये है, हाँ है। D1 और D2 के बीच रिलेशन ये है। तो यहां पे तो क्या होता है बेटा? आपस में OH OH आपस में इंटरेक्ट नहीं होते, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट यही होता है। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है बेटा? यहां पर ये आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं और ये फाइनल प्रोडक्ट ये ना होकर के अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है। तो कहने का मतलब है सेलेनियम छोटा साइज होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है, लेकिन टेलुरियम बड़ा साइज होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकालता है। यानी कि इसके हाइड्रोलाइज होने में फाइनली 4 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं, लेकिन इसके हाइड्रोलाइज होने पे 6 यूज होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसका अगर मैं पहला स्टेटमेंट देखूं तो वो सही नहीं है। इसके लिए कितने यूज हो रहे हैं? इंक खत्म हो गई भाई पेन की। हाँ, अब लो भाई, ये 4 हो गए और ये कितने हो गए? 6 हो गए। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। आइए, ये आंसर कहां से हट गया? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl3 ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट हैव बेसिसिटी 3। आइए, ये भी बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जिस जिस बच्चे ने ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है वो अपनी पुरानी चीजें याद कर रहा होगा। ये सारी बातें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी कहीं कहीं बीच बीच में ये बताई हुई हैं। तो आइए जरा देखते हैं। ये है हमारा PCl3। PCl3 जब हाइड्रोलाइज होता है तो भाई मेरे PCl3 हाइड्रोलाइज होने पर कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे? सर यहां पे +3 है, 3 यूज होंगे। क्या बनेगा? सर POH होल थ्राइस बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो क्या इसमें से कोई वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा? नहीं सर, नहीं निकलेगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये इस समय कैसा दिखाई दे रहा है? सर ये इस समय
ट्राई बेसिक दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? ट्राई बेसिक दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमराइजेशन। प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमराइजेशन क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। ये आपको यहां पे H प्लस आयन और ये सब दिखाई दे, सॉरी OH 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 सब दिखाई दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं। अब होता क्या है, ठीक है, यहां पे ये OH बॉन्ड दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, और ये OH बॉन्ड जो है, ये OH मॉलिक्यूल जो है, ये P के साथ फॉस्फोरस के साथ जुड़ा है, हाँ जुड़ा है। अब होता क्या है कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये H प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो होगा क्या कि ये H प्लस को जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये डायरेक्ट इससे आकर के इस तरह से जुड़ जाएगा, यानी कि इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, H प्लस को दे दिया। ये बात समझ में आ रही है, और डायरेक्ट H प्लस को अपने से जोड़ लिया, कैसे, ऐसे। अब ये जो O है ये अकेला रह गया, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी भी है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दे देगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दे देगा तो यहां पे O के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। भाई ये O खाली रह गया ना, तो ये O सिंगल बॉन्ड रह गया, तो इसने अपना नेगेटिव चार्ज किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको दे दिया, फास्फोरस को दे दिया, उसके साथ बॉन्डिंग कर ली, पाई बॉन्ड बना लिया और डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, बाकी OH ऐसे चुपचाप बैठे बैठे ये तमाशा एज इट इज देखते रहेंगे। तो आप जरा देखिए, बना था ट्राई बेसिक, फाइनली मिला क्या, डाई बेसिक, यानी कि अगर यहां पे मैं बेसिसिटी पूछूं तो कितनी है, 2 है ना कि 3 है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि PCl3 का हाइड्रोलाइज जब होता है तो बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो बोलना डाई बेसिक बनता है ड्यू टू प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमराइजेशन। देखिए H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, और टॉटोमराइजेशन जो अपनी अरेंजमेंट में क्या लाता है, चेंज लाता है, तो ये प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमराइजेशन हो गया। अब बहुत से बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या सर ये हुआ क्यों? देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो P डबल बॉन्ड O ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा स्टेबल है P सिंगल बॉन्ड OH से। तो वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए, आई रिपीट, डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहां पर ये प्रोटोट्रॉपिक टॉटोमराइजेशन करता है ताकि उसको स्टेबिलिटी आ जाए। सब वो तो सही है, और भी कोई रीजन? हाँ, एक ऐसा शानदार रीजन है जिसके बाद तो कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। सब वो क्या है, आइए वो भी बता देता हूं। अभी आपको कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? सर 6 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। कैसे? 1 2 3, और ये हर एक OH में भी तो एक एक बॉन्ड है, तो टोटल कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 6। यहां पे कितने दिखाई दे रहे हैं? सर 7। कैसे? 1 2 3 4, ये तो हो गए 5, टोटल 5 बॉन्ड तो यही हो गए, और 2 बॉन्ड यहां पे भी तो है, एक एक OH OH के बीच एक एक बॉन्ड यहां पे भी तो है, तो 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए? 7। तो यहां पे कितने थे? 6 बॉन्ड। यहां पे कितने हो गए? 7 बॉन्ड। तो भाई 6 से 7 बॉन्ड हो गए। बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाँ होता है। तो अगर 6 के बजाय मैं 7 बॉन्ड बनाऊंगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, हाँ निकलेगी। ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अरे हाँ सर, बात तो सही है। नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी का लॉस ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। ये बात समझ में आई? तो भाई ये बहुत खतरनाक कंसेप्ट्स हैं। हाइड्रोलाइसिस जिसने ईमानदारी से पढ़ा होगा, मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें तुम्हें बहुत अपील करेंगी। बीच बीच में मैंने कई जगह ये चीजें बताई हुई हैं, तो अगर ये चीजें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अर्जुना बैच में जब पढ़ा रहा था तो उस समय भी ये पढ़ाई थी, प्रयास में जब पढ़ा रहा था तो वहां पे भी बीच बीच में ये छोटी छोटी चीजें बताता रहता था। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने पढ़ी है तब तो ठीक है, और नहीं भी पढ़ी है तो अब पढ़ लो यार। अभी भी मैं बिल्कुल वैसे ही डिटेल में एक्सप्लेन करने में लगा हूं, कोई भी मतलब कटौती नहीं कर रहा समझाने में,
मतलब ऐसा मुझे फील ही नहीं आ रहा कि मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मान लो मैं एक रेगुलर बैच में पढ़ा रहा हूं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूं। तो भाई ईमानदारी से जितना बता सकता हूँ थ्योरी यहाँ पे भी बता रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से अच्छे से समझ लेना, परेशान मत होना, समझ गए? हाँ, परेशान बड़ी जल्दी हो जाते हो इसलिए कह रहा हूं। चलिए, तो PCl3 फाइनली ट्राई बेसिक नहीं डाई बेसिक देता है, और ऐसे क्वेश्चन देख करके परेशान मत होना मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस का मामला है, खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसे दिक्कत आएगी नहीं तो फिर, तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो उसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, पहला भी इनकरेक्ट हो गया, दूसरा भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वो बेसिसिटी 3 बता रहा है, जबकि अभी अभी हमने प्रूफ कर दी कि 2 होती है। ऑन हाइड्रोलाइसिस SF4 हाइड्रोलाइसिस सॉरी ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ SF4 hybridization of sulfur in TS is sp3d। सर ये TS क्या होता है? अबे ट्रांजिशन स्टेट, क्या ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d होता है। आओ जरा चेक कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने तो SN1 SN2 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ सर पढ़ा है। तो भाई जब हम SN2 मैकेनिज्म देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि मान लो जैसे ये SF4 है, हाँ है, ओके, अब ये वाटर मॉलिक्यूल आया, हाँ आया, ये H+ है, ये OH- है, हाँ है। अब होता क्या है, बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस में होता है, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, बहुत ध्यान से देखिएगा, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहां पे आपको OH जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यहां पे आपको क्या हो रहा है, OH जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी समय एक F बॉन्ड जो है वो टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इसी समय एक F बॉन्ड जो है वो टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जस्ट ए सेकेंड, और लोन पेयर तो जहां है वहां है ही है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, थोड़ी देर के लिए देखिए हो क्या रहा है, यहां पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन था, हाँ है। अब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ये चार पांच छह, छह बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, मतलब छह दिखाई दे रहे हैं। कैसे? पांच तो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो SF4 की अपनी कंडीशन तो पहले से थी जो थी, क्या? चार बॉन्ड और एक लोन पेयर, और एक OH उससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, OH उससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट आ गई है, जहां पे एक तरफ बॉन्ड जुड़ रहा है और एक तरफ बॉन्ड टूट रहा है। तो थोड़ी देर के लिए सल्फर का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो वो पहले कितना था, पहले स्टेरिक नंबर, सॉरी कोऑर्डिनेशन ना बोल करके स्टेरिक नंबर बोलूं, पहले स्टेरिक नंबर था 4+1, अभी कितना हो गया 5+1, अभी कितना हो गया 5+1। ये बात समझ में आ गई? तो भाई 5+1 हो गया, यानी कि ये sp3d से sp3d2 हो गया। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। सर ये सब जगह होता है? हाँ होता है। कैसे? अगर sp होगा तो sp2 हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में, अगर मान लो कोई sp2 था तो ये sp3 हो जाएगा, अगर कोई sp3 था तो ये sp3d हो जाएगा, अगर कोई sp3d था तो ये sp3d2 हो जाएगा। ये कहानी आगे भी चलती रहेगी लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं,
बच्चे अक्सर पूछते हैं सर मान लो अगर sp3d2 होता तो क्या हो जाएगा। अरे कहानी आगे इसी तरह से चलती रहेगी, sp3d3 हो जाएगा, sp3d3 और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसके आगे हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हमें उस रास्ते जाना नहीं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, एक आगे शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पे sp3d था, यहां sp3d2 हो गया। तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान, ड्यूरिंग दी हाइड्रोलाइसिस, जब अपन SN2 मैकेनिज्म का यूज कर रहे होते हैं तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उस ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन एक आगे शिफ्ट हो जाता है। तो वो sp3d था तो sp3d2 हो जाता है। तो ये था हमारा sp3d, और ये कह रहा है sp3d रहेगा, गलत। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। ऑल मॉलिक्यूल ऑफ BF3 नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर, जी हां ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सर, आइए वो भी बता देता हूं। देखिए कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो पूरी तरह से हाइड्रोलाइज होते हैं। आई रिपीट, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो पूरी तरह से हाइड्रोलाइज होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो पूरी तरह से हाइड्रोलाइज नहीं होते, और उनका एग्जाम्पल होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अभी मैं जैसे ही एग्जाम्पल दूंगा बहुत से बच्चे बोलेंगे हाँ 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 सर आपने बताया था। तो आओ जरा देखे लेते हैं क्या है। ये BF3 है, हाँ है। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, +3 है, तो भाई 3 HOH लगा दो, क्या बनेगा सर, ये बनेगा BOH होल थ्राइस बनेगा, और क्या बनेगा 3HF बनेगा। अब ये 3HF क्या करते हैं भाई, पानी में तेजी से आयनिक, इनमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, पानी में तेजी से टूटते हैं और बाकी बचे हुए BF3 पे अटैक कर देते हैं। तो ये BF3 है और ये सामने HF है, तो ये F माइनस इस पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, BF4 माइनस बनाएगा। अब BF4 माइनस है तो उसके साथ H प्लस जुड़ जाएगा, तो ये HBF4 बन गया। अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं मैंने, जरा ध्यान से देखना। ये HBF4 है, अब बैलेंस करना है, ऊपर कितने HF है सर, 3 HF है, नीचे कितना है 1 है। तो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा कितने से लाला, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये बैलेंस, ये कैंसिल कर दिया, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है 4BF3, और क्या दिखाई दे रहा है 3HOH, और क्या दिखाई दे रहा है, एक बोरिक एसिड दिखाई दे रहा है, और 3 मॉलिक्यूल HBF4 के दिखाई दे रहे हैं। तो वो यही कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है ऑल मॉलिक्यूल ऑफ BF3 नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर। बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों, शुरुआत में कितने मॉलिक्यूल थे सर, 4, हाइड्रोलाइज कितना हुआ 1। एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जितने वाटर मॉलिक्यूल, जितने BF3 के मॉलिक्यूल थे सब हाइड्रोलाइज नहीं हुए। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब वहीं पे अगर मैं, ये तो पहला पॉइंट है, अगर मैं दूसरी रिएक्शन देखूं BX3, यहां पे X कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ या ना। तो लाला BX3 की अगर मैं बात करूं तो BX3 में क्या होता है, BX3 में होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल से हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे बोरिक एसिड बनता है और 3HX बनता है, और यहां पे क्या होता है, ये HX वापस BX3 पे अटैक नहीं करते, तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। अब याद करिए, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि BF3 पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करता है जबकि बाकी BCl3, BBr3, Bi3 कंप्लीट करते हैं। जैसे यहां पे सेकंड स्टेप में रिएक्शन हुई वैसे यहां पे क्यों नहीं हुई, तरह तरह की बातें आएंगी। तो जिन बच्चों ने मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट नहीं पढ़ा है वो इस तरह की बातें पूछेंगे ही पूछेंगे। और याद करो मैंने क्लास में क्या बताया था, मैंने क्लास में बताया था कि देखो बेटा, नेचर में BF4 माइनस पॉसिबल है, लेकिन नेचर में BX4 माइनस नॉट पॉसिबल।
और यहां पे X कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और रीजन भी बताया था, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। भाई ये बोरॉन है, हाँ है, इसके चारों ओर 4 फ्लोरीन है, वो छोटे छोटे हैं तो वो यहां पे जुड़ गए। लेकिन जब इस बोरॉन के चारों ओर बड़े बड़े एटम जुड़ेंगे, जहां पे X कौन है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये वो, तो भैया इनके बीच में क्या होगा? भयानक वाला रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। सारी चीजें बताई हुई हैं, आप कह ही नहीं सकते कि कुछ रटने का है। इतनी देर से हर चीज जो भी आ रही है, हर बात का मेरे पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन है कि ये देखो इसमें ये है, ये है, ये है। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाइड्रोलाइसिस आपके ऑर्गेनिक में चला गया, प्रोटोट्रोपिक क्या कहते हैं, टॉटोमराइजेशन, वहां से मैं कंसेप्ट निकाल के ले आया। ठीक है, स्टेरिक रिपल्शन दुनिया जानती है कि हाँ होता है। मतलब कहीं से कहीं तक कोई बच्चा कहे कि ये रटने वाला है कि भाई BF3 का हाइड्रोलाइसिस पार्शियल होता है, बाकी का कंप्लीट होता है। भाई साहब हमारे पास रीजन है कि जो चीज बन ही नहीं सकती, BX4 माइनस नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये वाली रिएक्शन सेकेंड स्टेप में कैसे जाएगी? और ये नेचर में एग्जिस्ट करता है तो यहां पे रिएक्शन सेकेंड स्टेप में चली गई। समझ में आया? तो कुल मिलाकर के इसी को बेटा एडवांस का क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन था मात्र एक, क्वेश्चन कितना था? एक। और एक्सप्लेन करने में स्लाइड कितनी यूज हो गई? स्लाइड यूज हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6, 6 स्लाइडें यूज हो गई साहब। कितनी स्लाइड यूज हो गई? 6 स्लाइड यूज हो गई भाई साहब। ओहो, समझ रहे हो लाला? तो भैया इसी को एडवांस का क्वेश्चन कहते हैं कि एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था, लेकिन 6 स्लाइडें यूज करनी पड़ गई, सोचो। और ये क्वेश्चन शायद अकेले मेरे हिसाब से कम नहीं तो कितना टाइम ले गया होगा? हाफ एन आवर तो ले गया होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ये सारी चीजें, हाइड्रोलाइसिस की सारी चीजें बतानी पड़ रही हैं। अगर ये चीजें तुम में से बहुत से बच्चों को पहले पता होती तो ये सब तुम बता रहे होते, मैं तुम्हें नहीं बता रहा होता। ये तुम मुझे बता रहे होते, अरे सर इसमें तो 4 मॉलिक्यूल आएंगे, अरे सर इसमें तो 6 मॉलिक्यूल आएंगे, अरे सर ये तो H3BO3 बनेगा ना सर, वो तो डाइबेसिक होता है। इसमें तुम मुझे बता रहे होते, अरे सर ट्रांजिशन स्टेट में तो एक हाइब्रिडाइजेशन आगे शिफ्ट हो जाता है। इसमें मुझे बता रहे होते, अरे हाँ सर वो BF3 है ना सर, वो BF4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए पार्शियल हाइड्रोलाइज होता है। आप बता रहे होते, और उस कंडीशन में ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट में या इससे भी कम समय में सॉल्व हो जाता। क्योंकि मुझे अब हाइड्रोलाइसिस समझाना है तो भैया इतना सब कुछ बताना पड़ा, बिल्कुल वैसे जैसे अपन क्लास में पढ़ते थे। तो भाई इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा नोट्स को ध्यान से पढ़ो। अभी आपके पास समय है, अभी आप कर सकते हो, अभी आपके पास सेकंड अटेम्प्ट है, आपको फोड़ के आना है। अभी एडवांस है, और एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन के साक्षात दर्शन होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखियो। तो ये कह रहा हूं उस समय मेरी बहुत याद आएगी, ये बात ध्यान रखना। अभी भी कह रहा हूं संभल जाओ, वक्त है। इनको अच्छे से पढ़ो, जो मैंने नोट्स पढ़ाए हैं उनको अच्छे से देखो, प्रयास को देखो उठा के, अर्जुना को देखो उठा के, जो अर्जुना में मैंने पिछले से पिछले साल में पढ़ाए थे। तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी, जो तुम्हें चाहिए सब कुछ उसमें मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, पूरे नोट्स पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ उन नोट्स को पढ़ने को कह रहा हूं जहां जहां तुम्हें दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। ये क्वेश्चन भी साहब हाइड्रोलाइसिस का है, और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। मतलब मिक्स क्वेश्चन है, बीच में सिलिकेट भी आ गया है, हाइड्रोलाइसिस भी आ गया है, और नंबर ऑफ प्लेन भी आ गए। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं। चलिए, यूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ SOF4 बोथ प्रोडक्ट आर एसिडिक इन नेचर। अब जिसको पता है कि SOF4 कैसे हाइड्रोलाइज होता है वो बता देगा। तो भाई SOF4 की अगर हम बात करें
तो ये 4 फ्लोरीन ऐसे हो गए, हाँ हो गए, और ये डबल बॉन्ड ओ होता है, हाँ होता है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे, अब इनमें क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेंगे तो जरा ध्यान से देखना क्या दिखाई दे रहा है, कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल 4 F दिखाई दे रहे हैं, हाँ तो 4 HOH ले लो, H प्लस OH माइनस, तो क्या बन जाएगा बेटा, आई रिपीट, S डबल बॉन्ड O, हियर इज OH 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 OH, और क्या निकल जाएगा, 4HF निकल जाएगा। अब मेरे हिसाब से कोई बच्चा नहीं पूछेगा, सबको पता है क्या भाई, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, हाँ सर है, एक वाटर निकाल दो, बिल्कुल सर एक वाटर निकाल दो, तो क्या बचा, H2SO4 बचा। ये लो भाई आंसर आपके सामने। तो दो एसिड बने, एक तो ये बना और एक वो बना, दोनों एसिड बने। तो आओ जरा क्वेश्चन को पढ़े देते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस SOF4 बोथ प्रोडक्ट आर एसिडिक इन नेचर। जी हाँ, पहला ऑप्शन तो सही है कि दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं बेटा, एसिडिक हैं। अच्छा, किसी को अगर चेक करना है कि उसका प्रोडक्ट सही है या नहीं है, या चेक भी नहीं करना है, उसको डायरेक्ट आंसर देना है, तो एक शानदार कंसेप्ट बता देता हूं। अब आप सुनते ही कहोगे सर गजब करते हो सर, ये बात पहले बता देते तो क्या बिगड़ जाता। तो देखो, अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देता ना, तो तुम मुझे इतनी देर सुनते नहीं। ये तुमने मेरे को इतनी देर बैठ के सुना है ना, तुम सुनते नहीं, तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहता कि अरे छोड़ो इन सब चीजों को, सर ने वो कंसेप्ट बता दिया ना, अपन तो उसी से कर दिया करेंगे। मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि तुम मुझे ध्यान से सुनो। अब आओ मैं तुम्हें वो सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूं। क्या यहां पे ऑक्सीडेशन क्या है सर, +6 है। तो भाई जिस ऑक्सीडेशन में रिएक्टेंट है ना, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बना देना। अरे सर गजब करते हो, बात तो सही है बेटा, लेकिन ये गजब इसीलिए करना पड़ा ताकि आप मुझे पूरी तरह से सुनो। अगर ये मैं आपको पहले बता देता तो आप मुझे सुनना छोड़ देते, समझे। हाँ, क्या सर बता देना चाहिए था, नहीं बेटा नहीं बताना चाहिए था। ये +3 है, हाँ है, देख लो दोनों प्रोडक्ट +3 वाले बने हैं। ये +3 है, हाँ ये देख लो +3 बना है। मतलब जो आप देख लो, कोई सा भी देख लो, ये +3 है, हाँ है। तो जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये भी क्या कहते हैं, +3 का ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। SF4 क्या कहते हैं, क्या बनाएगा फाइनली, H2SO3 बनाएगा। रीजन वही, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं होकर के वही फाइनली H2SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के हो क्या रहा है बेटा, इस तरह से, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, चीजों को धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आगे ये +3 है, हाँ ये भी +3 है, ये +6 है, ये भी +6 है, ये +6 है, ये भी +6 है। मुझे पूरी उम्मीद है इस समय आपको मेरे पे गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मतलब वैसा गुस्सा नहीं, प्यार भरा गुस्सा आ रहा होगा। आप सोच रहे होगे सर हमारे साथ गेम खेल गए, तो बेटा ये गेम खेलना जरूरी था, अगर पहले बता देता तो तुम मुझे सुनते ही नहीं, मुझे पता था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरा ए ऑप्शन अपना क्लियर हो गया, बी ऑप्शन को जरा देख लो ध्यान से। बी ऑप्शन क्या कहता है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सल्फर एटम रिमेन सेम इन द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट एज एन SO4। तो भाई देखो, कई बार हाइब्रिडाइजेशन सेम भी आता है, कई बार चेंज भी हो जाता है। ये क्या कहते हैं, डिपेंड करता है मैकेनिज्म कैसी चल रही है, SN1 चल रही है, SN2 चल रही है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर जाता है। वैसे कई बार चेंज हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं, कहां गया, ये रहा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे sp3d था, वहां पे sp3 आ गया प्रोडक्ट में, है ना, जाके तो चेंज हो जाता है, तो सेम नहीं आता है, तो इसका बी आंसर नहीं होना चाहिए। आगे, द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक सिलिकेट एंड पायरोक्सिन चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट का कौन सा पार्ट, पायरोक्सिन वाला, है ना, वो क्या है, सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। भाई दोनों ही मेटा के तो बेटे हैं, साइक्लिक और सिंगल चेन दोनों किसके हैं, मेटा के बेटे हैं। तो दोनों का ही क्या होता है, SiO3
2 माइनस होल n होता है। आप चाहे तो वो यूनिट मैपिंग जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना कल, उससे निकाल के देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन भी सही है। द नंबर ऑफ प्लेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन IF5 इज 3। ये क्वेश्चन मैं कल भी करा चुका हूं, ठीक है ना, और आज भी अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। IF5 की अगर अपन बात करें, जस्ट सेकेंड, IF5 यानी कि वही जैसे BRF5 है, तो BRF5 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स रखने वाले कितने प्लेन होते हैं? एक ऐसे चले, है ना, तो 4 एटम आते हैं, फिर ऐसे चले तो भी 4 आते हैं, ऐसे चले तो भी 4 आते हैं, तो 3 प्लेन आते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आ रहा है अपना ACD आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Which of the following compound, है ना, on hydrolysis does not produce two type of acid, ठीक है ना, दो मतलब एसिड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। देखो SO3 को हाइड्रोलाइज करोगे, अब देखो आप सीधे बता सकते हो कितना है भाई, +6 है, हाँ, तो +6 वाला एसिड बनेगा H2SO4। अब यहां तो बस यही बन के रह जाएगा, दूसरा कोई एसिड बनेगा ही नहीं। H2SO5 को ले लो, H2SO5 ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो भाई अपन ने ऑक्सी एसिड पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, वहां पे मैंने इनकी स्ट्रक्चर बताई थी, हाँ बताई थी। अब सल्फर पे प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो इसके पास H प्लस आएगा, उसके पास OH माइनस जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। अरे हाँ या ना? और यहां पे क्या बन जाएगा बेटा? H2O2 बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। अच्छा, NCl3 का जब अपन हाइड्रोलाइज करते हैं, किसका हाइड्रोलाइज करते हैं? NCl3 का, तो यहां पे क्या होता है बेटा? NH3 बनता है। क्या बनता है? NH3 बनता है। और यहां पे क्या बनता है? HCl बनता है। तो आंसर आप चेक कर सकते हैं क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस डज नॉट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ एसिड। तो भाई उसमें एक टाइप का बना, इसमें भी अलग एक टाइप का बना, और इसमें भी एक टाइप का बना, ठीक है ना, तो दो अलग अलग टाइप के एसिड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम। अब सामने आपके कंपाउंड दिए हुए हैं, BCl3 दिया है, SiF4 दिया है, SO2Cl2 दिया है, और उधर आपके क्या कहते हैं, कुछ चीजें दी हुई हैं, अंडरगोस पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ऑल पॉसिबल बॉन्ड एंगल, ये वो लाइक दैट। तो आइए जरा मैच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है BCl3 की। क्या BCl3 का कंप्लीट BCl3 का पहले चेक करते हैं, क्या पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है? नहीं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसका आंसर पी तो नहीं होगा। ऑल पॉसिबल बॉन्ड एंगल्स आर आइडेंटिकल, हाँ, पूरे 120 डिग्री सब में होते हैं, तो एक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ द अटैकिंग साइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड फाइनल प्रोड्यूस पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट। देखो BCl3 है, क्या है बेटा? BCl3 जब इस पे OH माइनस अटैक कर रहा है तो किस पे अटैक कर रहा है? बोरोन पे। और आपको पता है कि एक हाइपोवेलेंट कंपाउंड है, तो यानी कि जो अटैकिंग साइड है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बात तो सही है। नंबर 1। नंबर 2, फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पॉलीमराइज होता है, तो भाई फाइनल प्रोडक्ट BCl3 से क्या बन रहा है? H3BO3 बन रहा है। और H3BO3 जो होता है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते वो कैसा मिलता है? पॉलीमर फॉर्म में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? आर हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन प्लेन इज 3। अगर आप BCl3 को ध्यान से देखें तो सारे के सारे जितने भी एटम है सब एक प्लेन में आ रहे हैं, और वो कितने आ रहे हैं बेटा? 4। और ये बता रहा है कि क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन प्लेन इज 3, तो ये 3 बता रहा है, जबकि उसमें कितने आ रहे हैं? 4। तो पहले का आंसर क्या होना चाहिए यार? आंसर इज QR। आओ चेक कर लें, ये देख लो भाई, इसका आंसर क्या है? QR है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। SiF4 की बात करते हैं। SiF4 पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है, हाँ बिल्कुल होता है। रीजन आइए जरा देख लेते हैं। ये SiF4 है, हाँ है। कितना चार्ज है सर? +4 चार्ज है। कितने वाटर लगेंगे? 4 HF लगेंगे। क्या बनेगा सर?
OH होल 4 बनेगा और 4HF बनेगा। अब 4HF बनेगा तो वो SiF4 पे अटैक कर देगा जैसे उसे BF3 पे अटैक कर दिया था। तो ये SiF4 और ये 2HF आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, SiF6 2 माइनस बनाएंगे और 2 माइनस के बजाय हमने यहाँ पे H2 लिख दिया। अब ऊपर कितने HF हैं 4 और नीचे कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम सेम को हमने क्या किया उड़ा दिया और फाइनल यहां पे हमने बता दिया कितने SiF4 हैं भाई, 3 SiF4 हैं और 4 HF हैं जो दे रहे हैं SiOH होल 4 और क्या दे रहे हैं 2 मॉलिक्यूल H2SiF6। अब दिल के अंदर एक क्वेश्चन तुमने दबा करके रख लिया, क्या सर आपने यहां पे 2 HF क्यों लिए, BF3 में तो आपने एक ही HF लिया था, यहां पे 2 क्यों लिए। तो मेरे भाई सीधा सा जवाब है, आओ देखे लेते हैं। 11th क्लास में तुम लोगों ने कोवेलेंसी तो पढ़ी होगी, हाँ सर पढ़ी है। तो भाई तुम्हें ये भी पता होगा कि बोरोन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है और सिलिकॉन मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। तो भाई अगर BF3 को ले लूं तो वो मैक्सिमम अपने से एक F माइनस जोड़ करके BF4 माइनस बना सकता है क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से बना रहा है और मैक्सिमम कितने बना लेगा 4। वहीं पे SiF4 क्या करेगा, 4 बॉन्ड पहले से बना रहा है तो ये 2 F माइनस से जुड़ के SiF6 2 माइनस बना लेगा, यानी कि अब 6 बॉन्ड बना लेगा। तो सिलिकॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी पॉसिबल है, 6। सारी लिखाई हुई है, उठा के देख लेना अर्जुना बैच, दिख जाएगा उसमें, कुछ भी झूठ नहीं कह रहा, सब कुछ उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। कोवेलेंसी पे पूरा एक लेक्चर लेता हूं, पूरा एक चेक कर लेना, उसमें देख लेना, पूरा मैंने बताया हुआ है कि कौन कितने एटम कितने बॉन्ड बनाता है, सब कुछ उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो SiF4 को आप ले लीजिए, किसको ले लीजिए, SiF4 को। तो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, हाँ बनाता है, सॉरी 4 बॉन्ड बना रहा है, हाँ बना रहा है। बना कितने सकता है, 6 भी बना सकता है, हाँ बना सकता है। तो यहाँ पे 2 F ले लिए। बोरॉन मैक्सिमम 4 बना सकता था इसलिए वहां पे एक ही लिया। तो ये एक एग्जांपल है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का, क्यों, क्योंकि 3 SiF4 में से केवल एक हाइड्रोलाइज हुआ, एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अभी यहीं पर ये तो पहला केस हो गया, यहीं पे अभी दूसरा केस ले लो, SiX4, ठीक है ना, +4HOH। अब यहां पे X कौन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये पूरा हाइड्रोलाइज शो करेंगे SiOH होल 4 और 4HX। अब कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों, तो बता देना भाई कि SiF6 2 माइनस पॉसिबल है लेकिन SiX6 2 माइनस पॉसिबल नहीं है। SiF6 2 माइनस पॉसिबल है लेकिन SiX6 2 माइनस पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वहां पे रिएक्शन सेकंड स्टेप में चली जाती है, यहां पे रिएक्शन सेकंड स्टेप में नहीं जाती है। ठीक है, चलिए तो आइए वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो SiF4 क्या पार्शियल हाइड्रोलाइसिस शो करता है, हाँ करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, P। ऑल पॉसिबल बॉन्ड एंगल्स आर आइडेंटिकल, हाँ साहब सब 109 है, तो आंसर QB होगा। हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ अटैकिंग साइड इज इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, हटाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन प्लेन इज 3, हाँ टेट्राहेड्रल है, अगर एक प्लेन में आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे आपको, 3 मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, PQS होना चाहिए। आओ चेक कर लेते हैं, तो ये देखो भाई, ये लो, ठीक है, बी का आंसर PQS आ रहा है। आइए लास्ट एंड फाइनल देखे लेते हैं, SO2Cl2 देखे लेते हैं। SO2Cl2 की क्या कहानी है, ये तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, ये +6 है तो वहां पे H2SO4 बनेगा, +6C बनेगा। अच्छा सराउंडिंग एटम सेम नहीं है ना, इसलिए सारे एंगल सेम हो ये जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो ना P आंसर होगा ना Q होगा। हाइड्रोलाइसिस अटैकिंग साइड क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नहीं,
अच्छा टेट्राहेड्रल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 3 होंगे एक प्लेन में, यानी कि इसका आंसर केवल और केवल एस होगा। ये लो भाई, तो आंसर चेक कर लो, मिलान कर लो, अपना यही आंसर आ रहा है। ओके, और यहां पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, इसको छुपाए देते हैं, ठीक है। ये लो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन प्लेन इज 3, ठीक है। यहां पे भाई कितने, 4 होंगे ना कि 3। ओके, तो चेक कर लो, अच्छे से देख लो आंसर, क्यू आर पी क्यू एस एस। ओके, नेक्स्ट, the number of moles of water molecule required for the complete hydrolysis of this भाई P4O10 है, हाँ है। ये P4O10 है, हाँ है। ये वाटर मॉलिक्यूल है, हाँ है। ऑक्सीडेशन कितनी है सर, +5 है, तो यहाँ पे +5 वाला कंपाउंड बनेगा H3PO4। मैंने कहा ना बहुत सिंपल तरीका है चेक करने का, ठीक है। अब बैलेंस कर दो चाहो तो, कितने फॉस्फोरस 4, यहाँ पे 4 लिख दो, कितने ऑक्सीजन 16, 10 पहले से 6 लिख दो, ये लो भाई बैलेंस हो गया। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का मैजिक है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ये 6 है, यहाँ पे इसका आंसर फिक्स है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ बेसिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑक्सी एसिड फॉर्म व्हेन TeF6 इज कंप्लीट हाइड्रोलाइज। तो भाई अभी अभी बता चुका हूं, TeF6 हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है, और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है लाला, 6। तो ये आंसर हो गया इसका। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑर्डर। आयनिक रेडियस की बात की जाए तो आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें, नीचे जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। हालांकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का असर देखने को मिलता है, लेकिन हाँ नीचे जाने पे साइज थोड़ा थोड़ा तो इंक्रीज होता ही है। ओके, तो पहला सही है। दूसरा, पोलराइजिंग पावर, मजे की बात यह है कि नीचे जाने पे जेड इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है, तो ये ऑर्डर भी सही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही जेड इफेक्ट की बात आ गई, ये ऑर्डर भी सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन्स, ये कह रहा है इक्वल नहीं है भाई, इक्वल है सब में, 0 0 0 0, मतलब जो भी है इक्वल है। तो क्या कहते हैं, ये ऑप्शन इसका हो गया, आंसर इज डी, ये इनकरेक्ट हो गया। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर एज स्पेसिफाइड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। थर्मल स्टेबिलिटी, देखिए मोनो एटॉमिक है। फैजांस रूल में थर्मल स्टेबिलिटी जब आपको पढ़ाई जाती है तो डिपेंड करता है कि थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है। तो अगर मान लीजिए थर्मल स्टेबिलिटी मोनो एटॉमिक की है, मोनो एटॉमिक एनाइंस की, ये सब कौन है बेटा, मोनो एटॉमिक एनाइंस है। मतलब जैसे मान लो CO3 2- है, तो ये एनाइन कितनों से मिलकर बना है, 4 से, 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो ये पॉली एटॉमिक हो गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मोनो एटॉमिक हो गया, ये अकेला है, मोनो एटॉमिक हो गया। तो पॉली एटॉमिक की थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कैरेक्टर से, और मोनो एटॉमिक की थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी से देखी जाती है। तो लैटिस एनर्जी लगा दो भाई इसमें, तो U बराबर क्या होता है, हाँ, Q1 Q2, और क्या होता है, R। अरे हाँ या ना, हाँ होता है। तो भाई सीधी सी बात है, R जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी, और U जितना कम होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अरे हाँ या ना, ओके। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आप देख सकते हैं क्या, LiH का R सबसे कम है। R क्या है, डिस्टेंस इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट चार्ज, कैटायन और एनायन। तो LiH का साइज, डिस्टेंस अगर देखा जाए तो सबसे कम है। रीजन, H तो सब में कॉमन है, H-, हाँ, लेकिन कैटायन अलग अलग है, हाँ। तो LiH में अगर देखा जाए तो वो ऐसा है, जबकि CSH देखा जाए तो वो ऐसा है, हाँ या ना। यानी कि अगर देखा जाए तो इनके साइज में क्या है बेटा, अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है।
तो लेटिस एनर्जी कम होती जा रही है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, तो पहला तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आइए दूसरा देखे लेते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर देखे लेते हैं। देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की जाए तो डी ब्लॉक वालों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे जिंक में, उससे कम किसमें होंगे, सेकेंड ए ग्रुप वालों में होंगे, और उससे कम किसमें होंगे, फर्स्ट ए ग्रुप वालों में होंगे। तो ये तो कौन हो गया, डी ब्लॉक का हो गया। कौन हो गया बेटा, ये तो डी ब्लॉक का हो गया। ये कौन हो गया, सेकंड ए ग्रुप से हो गया। और ये कौन हो गया बेटा, ये आपका हो गया जैसे सेकंड फर्स्ट ए ग्रुप से हो गया। तो फर्स्ट ए ग्रुप में सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, उससे ज्यादा सेकंड ए में, उससे ज्यादा डी में। अच्छा, फर्स्ट ए में भी पोटेशियम में ज्यादा होंगे, रुबिडियम में कम होंगे, क्योंकि रुबिडियम का साइज बड़ा है। तो ये ऑर्डर भी सही हो गया। इसके बाद बात आती है एससीएन और टीआईसी की। तो भाई थर्मल स्टेबिलिटी फिर वही वाली बात, जरा ध्यान से देखो, ये +3 -3 है, ये +4 -4 है। अरे हाँ या ना? तो यहां पे लेटिस एनर्जी Q1 Q2 यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। तो जिसका Q1 Q2 ज्यादा, आई रिपीट, जिसका Q1 Q2 ज्यादा उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा। तो ये ऑर्डर क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया। और BeSO4 MgSO4 CaSO4 सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है, ये बिल्कुल सही है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज सी। अरे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज जो इंडिकेटेड है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई ये ध्यान से देखो, बच्चों को लगेगा कि यार ये मोनो एटॉमिक होना चाहिए, नहीं ये पॉली एटॉमिक है। भाई ये O2 माइनस है, तो ये पॉली एटॉमिक हो गया ना, 2 O से मिलके बना एनायन है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, आयनिक कैरेक्टर पे F लगेगा। अब नीचे जाने पे आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो पहला ऑर्डर तो क्या है, करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, नीचे जाने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो ये भी ऑर्डर सही है। LIF, LICl, LIBr, ये LII मेल्टिंग पॉइंट को ले लीजिए। तो मेल्टिंग पॉइंट में अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट में जो फर्स्ट ए ग्रुप के जो भी ये कैटायंस हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट किससे देखा जाता है, लेटिस से देखा जाता है। तो जिसकी लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, आई रिपीट, जिसकी लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, तो भाई नो डाउट इन इट, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर भी क्या हो गया, एक तरह से सही हो गया। अब बात आती है बेटा थर्मल स्टेबिलिटी की। तो भाई सोडियम कार्बोनेट थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बात समझ में आ रही है। इतना स्टेबल होता है कि ऑन हीटिंग ब्रेक हो सकता है, लेकिन सॉरी ऑन हीटिंग मेल्ट हो सकता है, लेकिन ब्रेक नहीं होगा। तो ये ऑर्डर क्या हो गया, गलत हो गया। तो फाइनली इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आंसर बी और डी, बी गलत दिया हुआ है भाई, ये लोग करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। लो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, तो ये सही है, नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपना, डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, है ना, इज ओब्लिगा एम्फोटेरिक इन नेचर। तो भाई ZNO एम्फोटेरिक होता है, SNO होता है, PbO, और अपना ये ठीक है। सो फाइनल आंसर इज दिस। जनाबे अली ने बेकार गया पंजाबी सॉन्ग, आप सबको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। LiNO3 NaNO3 थर्मल स्टेबिलिटी पॉली एटॉमिक है भाई, अभी अभी बता के चुका हूं, नीचे जाने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, तो ये पहला वाला ऑर्डर क्या है, गलत। दूसरा वाला थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही। AgCl KCl कोवेलेंट कैरेक्टर, तो भाई बता दें Ag में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और KCl में कोवेलेंट कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये ठहरा डी ब्लॉक का, ये ठहरा फर्स्ट ए ग्रुप का। तो फर्स्ट ए ग्रुप वालों में पोलराइजिंग पावर कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू दिस। तो ये ऑर्डर भी क्या है, सही है, और ये ऑर्डर गलत। तो आंसर बी और सी होना चाहिए, और वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर थर्मली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू RBF। तो भाई ये RBF है ना।
अब आरबीएफ है, मोनो एटॉमिक है, लेटेस्ट एनर्जी से डिसाइड होगा, तो इसके ऊपर जो है उन सबकी थर्मल स्टेबिलिटी आरबीएफ से ज्यादा होगी। तो एलआईएफ और केएफ है ना, एनएएफ, इन तीनों की थर्मल स्टेबिलिटी आरबीएफ से क्या होगी, ज्यादा होगी। प्लस इन दोनों की भी होगी, क्यों, क्योंकि भाई ये +2 वाले हैं, तो इनकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, Q1 Q2 ज्यादा होगा। तो लेटेस्ट एनर्जी से अपन इनकी थर्मल स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो ये तो साइज के चलते इनकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, और इनका चार्ज के चलते लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, तो इन पांचों की लेटेस्ट एनर्जी आरबीएफ से ज्यादा है। तो जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, वो ज्यादा थर्मली स्टेबल। सीएसएफ बेचारा नीचे है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, आरबीएफ से कम होगी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ, तो देखे लेते हैं, ये लीजिए 5 है। आगे बढ़ते हैं साहब। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, पोलराइजेशन। तो भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है, कई बच्चों को दिक्कत आती है कि हम थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखें, कई बच्चों को दिक्कत आती है मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करें। तो ये दो टॉपिक जो है आप फैजान्स रूल से एक बार जरूर पढ़िएगा, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन ब्लॉक केमिस्ट्री में भी आपको हेल्प करेंगे, एडवांस में एस ब्लॉक है, आपको एस ब्लॉक में हेल्प करेंगे, अदर ब्लॉक केमिस्ट्री में भी हेल्प करेंगे। मतलब फैजान्स रूल अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में काफी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वहां पे इसी तरह के ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट एनर्जी जब जब ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी तब तब ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर जब जब ज्यादा, स्टेबिलिटी तब तब ज्यादा। लेकिन मुद्दा यह है कि लेटेस्ट कब लगाऊं, आयनिक कब लगाऊं। तो लेटेस्ट लगता है मोनोएटॉमिक के साथ, आयनिक लगता है पॉलीएटॉमिक के साथ। और ऐसी चीजें जानने के लिए आपको नो डाउट इन इट थोड़ा सा फैजान्स रूल समझना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट अगर आप समझना चाहते हैं तो भाई मेरे फैजान्स रूल के नोट्स जरूर एक बार देखिएगा, आपके भले के लिए कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉलीएटॉमिक है, नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, Li2CO3 Na2 ये वो। तो ये ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट। एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम फ्लोराइड। भाई कैल्शियम ऑक्साइड को ज्यादा पोलराइज करेगा, फ्लोरीन को कम, तो ये भी ऑर्डर सही है। BaO BaF2 मेल्टिंग पॉइंट, भाई यहां पे Q1 Q2 देखा जाए तो +2 -2 यानी कि 4 है, और यहां पे Q1 Q2 देखा जाए तो +2 -1 यानी कि 2 है। भाई Q1 Q2 निकालते हैं ना, लेटेस्ट Q1 Q2, तो चार्ज यहां पे कितना है, 4 आ रहा है, और यहां पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जिसमें Q1 Q2 ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तो ये ऑर्डर भी सही है। यानी कि इसका आंसर तो ऑल आर करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ऑल आर करेक्ट होना चाहिए। तो डी आंसर इसका सही आ रहा है। Which of the following metal carbonate will give basic metal oxide on heating? Na2CO3 on heating, no reaction. K2CO3 on heating, no reaction, no reaction. Li2CO3 on heating, Li2O plus CO2. चेक कर लेना, फैजान्स रूल में पढ़ाया हुआ है। तो फाइनल आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has highest lattice energy? इन सब में सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी भाई किसकी है? ये +3 है, ये -1 है, यानी कि इसका Q1 Q2 कितना है, 3। ये +1 है, ये -1 है, यानी कि इसका Q1 Q2 1। ये +2 है, ये -1 है, यानी कि इसका Q1 Q2 2। ये +1 है, ये -1 है, इसका Q1 Q2 1। तो जिसका Q1 Q2 सबसे ज्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक? देखिए ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, और ये +5 है।
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा, तो पाई बराबर हमने क्या पढ़ा था, C/R पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चार्ज जितना ज्यादा, साइज उतना कम, यानी कि पाई उतना ज्यादा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ लेकर के बैठा होगा, यानी कि आंसर इज दिल्ली। देख लो भाई ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, साइज उतना कम, यानी कि फाई उतना ज्यादा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई गैलियम में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, पहला ऑर्डर गलत। थैलियम में क्या होता है, थैलियम में देखा जाए नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, और लोअर की बढ़ती है। तो ये बी ऑप्शन जो है ये क्या है इसका, ये भी गलत हो गया। थैलियम +3 नहीं +1 ज्यादा स्टेबल होता है इनर्ट पे इफेक्ट, और यहां पे देखा जाए तो थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होता है Ga+1 से। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जरा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, नॉन इनर्ट गैसेस, स्यूडो इनर्ट गैसेस और इनर्ट गैसेस। कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, नॉन इनर्ट गैसेस जो 6s2 वाले होते हैं, स्यूडो इनर्ट गैसेस कौन होते हैं बेटा, स्यूडो इनर्ट गैसेस होते हैं NS2, NP6 और ND10 वाले, और इनर्ट गैसेस कौन होते हैं NS2 और NP6 वाले। अच्छा, ये जो 3 है, ये जो 1 है, इसमें कौन आते हैं, फर्स्ट वाले में कौन आते हैं, फर्स्ट वाले में आते हैं Hg आ जाएगा, Tl है ना, Pb और Bi, ये सब आते हैं। सेकंड वाले में कौन आते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, और थर्ड वाले में कौन आते हैं, थर्ड वाले में आते हैं बेटा इनर्ट गैस, यानी कि फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले। अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल कैसी होती है, ऐसी होती है, हाँ होती है। तो यहां पे फर्स्ट ए कहां पे बैठा हुआ है, फर्स्ट ए सेकंड ए कहां बैठे हुए हैं, यहां बैठे हुए हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक कहां बैठे हुए हैं, यहां बैठे हुए हैं, ठीक है पूरे में, ओके। और HgTlPbBi कहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, ये फर्स्ट वाला यहां बैठा हुआ है, ये है ना। तो यहां से वहां जब हम जा रहे हैं, जस्ट ए सेकेंड, यहां से जब हम वहां जा रहे हैं तो साइज छोटा होता जा रहा है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती चली जा रही है। यहां से वहां जब हम जा रहे हैं तो साइज छोटा होता जा रहा है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती चली जा रही है। अरे हाँ या ना। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इस केस में क्या होगा बेटा, पोलराइजिंग पावर बढ़ने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, खैर वो तो एक अलग बात है। तो ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर क्या होगी बेटा, लाइक दिस, यानी कि नॉन इनर्ट गैस वालों की सबसे ज्यादा, उससे कम स्यूडो इनर्ट गैस वालों की, सबसे कम इनर्ट गैस वालों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑर्डर इज ओब्लिगा करेक्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पता ही है किन पे अप्लाई होता है, Hg, Tl, Pb और Bi। Hg में क्या होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +2, here is +1 more stable as compared to +3, here +2 more stable as compared to +4, here +3 more stable as compared to +5, करेक्ट। तो आइए जरा देखे लेते हैं, ए ऑप्शन सही है, बी गलत हो गया, सी सही है, और इस पे तो अप्लाई होता नहीं है, तो इसमें तो हायर ऑक्सीडेशन ही स्टेबल होगी। तो इसका आंसर फाइनली क्या हो गया बेटा, करेक्ट ऑर्डर पूछा है ना इनर्ट पे इफेक्ट के चलते। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ए सही है और आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, ये है बेटा सारे के सारे पॉलीएटॉमिक, और पॉलीएटॉमिक के केस में आयनिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा
थर्मल स्टेबिलिटी वैसे वैसे बढ़ेगी। अब ये इतना शानदार क्यूएसपी है कि इसके बेसिस पे आप बड़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे? ये लीजिए, सबका एक ही जवाब, मतलब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये लीजिए, क्लियर है भाई? अरे कर लोगे। तो नीचे जाने पे पॉलीएटॉमिक में आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट, एमओटी लगाइए, खुद जान जाइए। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आए, समझ जाना कि वो मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। N2 प्लस हो, He2 प्लस हो, ठीक है ना, O2 माइनस हो, कोई भी हो, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन डी ऑप्शन ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। Which of the following set of molecule or ion has equal bond order? तो आइए जरा चेक कर लेते हैं किस किस का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है। तो भाई एक काम करो, जैसे NO दिया हुआ है ना, NO प्लस दिया हुआ है, सॉरी, और अच्छा हाँ NO माइनस दिया हुआ है और NO भी दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तीनों ही दिए हुए हैं। और क्या क्या दिया हुआ है? N2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? O2 दिया हुआ है, ठीक है, ओके, N2 दिया है, O2 दिया हुआ है, और क्या दिया है भाई? O2 2 प्लस दिया हुआ है, N2 2 माइनस दिया हुआ है, और N2 माइनस दिया हुआ है, और एक O2 प्लस भी दिया है। बहुत सारी स्पीशीज दी हुई हैं। आइए चलिए, जैसे इसमें से मेन मेन है, बहुतों का तो बॉन्ड ऑर्डर हम सीधे सीधे ही जानते हैं। कितना आता है बेटा? 3 आता है। इसका कितना आता है? इसका 2 आता है। जैसे NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 आता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरह से NO प्लस की बात करें तो NO प्लस में, वैसे तो NO में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2.5 आता है। अब ये प्लस है, यानी कि एक चला गया, 14 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 14 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं? N2 में आ रहे हैं। उस कंडीशन में इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह से O2 NO माइनस की बात करें तो वैसे तो NO में 15 होते हैं, लेकिन इसमें कितने हो रहे हैं? 16। अब 16 की कंडीशन में O2 का कितना होता है? O2 में भी तो 16 होते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, तो इसका भी कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। तो इस तरीके से आपने मेन मेन जितने भी हैं सबका बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लिया। अब आइए जरा देखे लेते हैं। NO प्लस का कितना है? 3। N2 का कितना है? 3। O2 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इसमें भी 16, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका कितना है? 3, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। O2 में कितना है? 2। N2 2 माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन है, कितना है? 2। इसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन है, कितना है? 2, ये भी सही है। NO में कितने हैं? 15। O2 प्लस में कितने हैं? 15। N2 माइनस में भी कितने हैं? 15, यानी कि इन सबका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? इक्वल, वही 2.5 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या हो गया भाई? डी ऑप्शन अपना सही हो गया। नो sp मिक्सिंग इन दी, देखिए ऐसा माना जाता है N2 तक sp मिक्सिंग देखने को मिलती है और N2 से अबव sp मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो गया? अपना O2 हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट He2 एंड He2 प्लस। तो भाई यही पूछा है कि कौन पॉसिबल है, कौन पॉसिबल नहीं है। तो He2 को देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, तो यानी कि He2 पॉसिबल नहीं है, लेकिन He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आता, यानी कि वो पॉसिबल है। तो He2 प्लस पॉसिबल बट He2 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको एक धांसू क्यूएसपी दिए देता हूं, और वो क्यूएसपी क्या है आइए। ये बीएमओ दिखाई दे रहा है, हाँ। ये अपना एओ दिखाई दे रहा है, हाँ। और ये अपना एबीएमओ दिखाई दे रहा है, हाँ।
एबीएमओ पता है आपको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ आपको पता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एओ क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके ओके। अगर मैं इनका एनर्जी लेवल पूछूं, क्या पूछूं, एनर्जी लेवल, तो भाई एनर्जी लेवल का कुछ ऑर्डर इस तरीके का है, ये एनर्जी लेवल है। ओके, तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सब वो तो सब सही है, करना क्या है, करना यह है, हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, फिर मैं साइड में हो जाऊंगा, फिर आप बाकी आप अपने आप चेक करिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अच्छा, इसमें दो केसेस ऐसे हैं, एक तो कौन है, सीओ, ओके, और एक कौन है ये, यानी कि ई और एफ। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ा कंसेप्ट घुमा करके लगता है अलग तरीके का है। भाई बाकी सब कैसे मॉलिक्यूल है, होमो मॉलिक्यूल है, ये कैसा मॉलिक्यूल है, हेट्रो मॉलिक्यूल आ गया, सीओ एनओ। तो ऑब्वियसली इनमें कंसेप्ट देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी डी और जी देखेंगे, फिर उसके बाद में ई और एफ पे फोकस करेंगे। तो एक मैं बता देता हूं, बाकी आप करने की कोशिश करिएगा। जैसे N2 है और O2 है, N2 में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां से निकलेगा, बीएमओ से निकलेगा। कहां से निकलेगा, बीएमओ से। यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, एबीएमओ से। तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, एबीएमओ में से। तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन कैसा हो गया, ऐसा। अब मैं साइड में हो गया, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, केवल ई और एफ के बारे में मत सोचिएगा, बाकी सबके बारे में सोचिए, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने इतनी देर में आंसर निकाल लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब आइए जरा देखते हैं, N2 में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, बीएमओ, यहां पे कहां से निकलेगा, एओ। तो बीएमओ का एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन ऐसा। N2 और O में यहां पे इलेक्ट्रॉन बीएमओ, यहां पे इलेक्ट्रॉन एओ, ऑर्डर लाइक दिस। यहां पे इलेक्ट्रॉन एबीएमओ और यहां पे इलेक्ट्रॉन एओ, ऑर्डर लाइक दिस। यहां पे इलेक्ट्रॉन एबीएमओ और यहां पे इलेक्ट्रॉन एओ, ऑर्डर लाइक दिस। क्लियर है भाई। अब बात आती है बेटा सीओ और N2 की। आइए जरा बात को समझने की कोशिश करते हैं, सीओ और N2 का क्या सीन है। सीओ में आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है वो एनबीएमओ से निकाला जाता है। एनबीएमओ का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एनबीएमओ का एनर्जी लेवल आपके एओ के बराबर होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप एनबीएमओ से, और यहां पे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो किससे, बीएमओ से। तो भाई बीएमओ से इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर आएगा एनबीएमओ के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज N2। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि अगर आप इसका आखिरी वही एमओटी डायग्राम देखें तो वो हाफ फिल्ड है, और एनओ का एमओटी डायग्राम देखें तो वो पार्शली फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, पार्शली फिल्ड वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो ये मैंने आपको सारे के सारे ऑर्डर बता दिए हैं आयनाइजेशन एनर्जी के। आगे चलते हैं, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल फॉर्म इन गिवन ओवरलैपिंग, मतलब इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। देखिए प्लस प्लस बता रहा है कि ये सेम फेस में है, बीएमओ बनेगा, लेकिन आपको बीच का साइन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, एबीएमओ बनेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप देखिए दोनों प्लस प्लस दिखाई दे रहे हैं लेकिन बीच में माइनस है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहां पे बीएमओ ना बन करके एबीएमओ बनना था, तो ये सही नहीं है। आगे चलते हैं, ये प्लस माइनस अपन को फील आ रहा था कि यहां पे क्या बनना चाहिए था, एबीएमओ बनना चाहिए था, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्या बनना चाहिए था, यहां पे बनना चाहिए था बीएमओ।
तो ये भी सही नहीं है। तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो इस ओवरऑल पूरे में क्या है भाई, जो सही है, आई रिपीट, जो सही है वो ये है, प्लस प्लस बीएमओ बना रहे हैं, सही है। माइनस प्लस माइनस रह गया, एबीएमओ बनाएगा, बिल्कुल सही है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस है, तो यहां पे एबीएमओ बनेगा, ये ऑर्डर गलत है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बीएमओ बनाएगा, ये ऑर्डर भी गलत है। तो सही वाले ये हैं और गलत ये हैं। आगे ये 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। एज्यूमिंग दैट 2s 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन है जो पैरामैग्नेटिक होगी? तो भाई देखो B2 तो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको सोचना पाप है। अब बात आती है B2 की, और वो कह रहा है कि मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, तो कौन सा लगेगा? 1 2 2 1, ये कब लगता है बेटा? जस्ट अ सेकेंड, इसकी जगह ये लिखे देते हैं L और K। ओके, हाँ, ये कब लगता है? जब sp मिक्सिंग नहीं होती है। और ये वाला अरेंजमेंट कब देखने को मिलता है? जब sp मिक्सिंग होती है। कुछ याद आया? तो अब अपन को क्या लगाना है? ये लगाना है कि वो, तो भाई ऊपर कह रहा है sp मिक्सिंग नहीं है, तो ये लगाना है, तो इसको हटा दो। ये तो तब लगता है जब sp मिक्सिंग ऑपरेटिव होती। तो अब अपन को B2 तो सोचना ही नहीं है क्योंकि उसमें है ही नहीं। B2 के बारे में सोचिए। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे कंज्यूम हो गए। हाँ, ये के बता रहा है के शेल, एल बता रहा है एल शेल। तो के में क्या होता है? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, और एल में क्या होता है? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां कंज्यूम हो गए, बचे कितने? 2। तो भाई 2 यहां पे आ गए, हाँ या ना? तो ये तो कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। हमको तो क्या ढूंढना है? पैरामैग्नेटिक ढूंढना है। तो भैया ये तो काम नहीं चलेगा। अब आइए C2 में देखते हैं। 8 यहां कंज्यूम हो गए, कितने होते हैं इसमें? 12। तो 8 यहां कंज्यूम हो गए, कितने बचे? 4। 1 2 3 4, मतलब 8 ये हो गए, 9 10 11 12। तो भाई ये हो गया पैरा। क्या हो गया? पैरा। और N2 में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और sp मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, तो यही लगा दो। तो 8 यहां हो गए, 6 बचे, 1 2 3 4, है ना? मतलब 8 ये हो गए, 9 10 11 12 13 14। तो ये कैसा हो गया? डाया। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो sp मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आई मीन ये अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। और sp मिक्सिंग ऑपरेटिव होती तो 1 2 1 2 वाला अरेंजमेंट अप्लाई होता। बात आती है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। पहले वाले में अगर ध्यान से देखें भाई, किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? इसमें। रीजन डेल एक्स, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। दूसरे वाले में क्या होगा? सॉरी, दूसरे वाले में क्या होगा? दूसरे वाले में यह है कि यहां पे आप समझने की कोशिश करिएगा, लोन पेयर देने वाला डोनर एटम सेम है, लोन पेयर देने वाला डोनर एटम सेम है सब में, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये बात समझ में आ गई? सब में सेम है। ओके, लेकिन यहां पे FH है, यहां पे OH है, यहां पे NH है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी अलग अलग है। जो हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है वहां पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वहां पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी थोड़ी कम है, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है वहां पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी थोड़ी और कम है। यह बात समझ में आ गई? देखो मैंने यहां पे 3 एरो लगाए, वहां 2 लगाए, वहां 1 लगाया, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, यहां उससे कम, वहां उससे कम। तो कौन सा हाइड्रोजन क्लोरीन से लोन पेयर ज्यादा खींचेगा? ऑब्वियसली ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो यहां पे आपने किसको प्रेफरेंस दिया? चार्ज ऑन H प्लस। ओके, चलिए अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है।
यहां पे ये हो रहा है कि डोनर एटम जो लोन पेयर देने वाला है वो अलग अलग है, वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन FH 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 सब कॉमन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज सब पे कॉमन है। तो फिर अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अब चार्ज कांस्टेंट है, पिछली बार डोनर एटम का साइज कांस्टेंट था, इस बार चार्ज कांस्टेंट है, तो इस बार लोन पेयर डोनर एटम के साइज पे डिपेंड करेगा। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का साइज सबसे बड़ा, तो जिसका साइज सबसे बड़ा वो आसानी से लोन पेयर दे देगा। तो भाई साइज पे डिपेंड करेगा, तो इस बार स्ट्रेंथ कैसी होगी, ऐसी होगी। तो ये बहुत ही शानदार चीज है, बच्चे अक्सर इसमें धोखा खा जाते हैं, तो मेरे हिसाब से अब आपसे गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। क्लोरल हाइड्रेट जो है स्टेबल मॉलिक्यूल है, रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल है। ये अपना कौन हो गया बेटा, CCl3, ओके। ये अपना कौन हो गया, CH, ये कौन हो गया बेटा, OH, और ये कौन हो गया अपना OH, ओके। और ये इसके बीच में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्लोरल हाइड्रेट जो होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH4H2O दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन CH4 का बॉइलिंग पॉइंट और H2O का बॉइलिंग पॉइंट बहुत अलग अलग है। रीजन, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, CH4 में नहीं होता है, बात खत्म। क्लोरीन एटम और नाइट्रोजन दोनों की ईएन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम सेम है। नाइट्रोजन की ईएन देखा जाए तो वो 3.1 समथिंग है या 3 है, और क्लोरीन की ईएन देखा जाए तो वो 3.16 समथिंग है। मतलब दोनों की ईएन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, क्लोरीन इतनी अच्छी बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। रीजन, साइज। नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इतनी इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बेटा। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, यार सीधी सी बात है, डेल एक्स जितना ज्यादा होगा बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, और डाइपोल मोमेंट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का उतना ही ज्यादा होगा। ऑर्डर विल बी लाइक दिस, ओके। तो ये फाइनली हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए, एंड होपफुली मेन जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, अच्छे से देख लिया होगा। हाइड्रोलाइसिस थोड़ा ध्यान से देख लेना, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, सिलिकेट्स है, एक बार इनको अच्छे से देख लेना नोट्स में से अगर किसी तरह की कोई समस्या है ना। तो मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।